मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम का 24 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या है। तो अनैच्छिक क्रियाएं ऑप्शन में जो दिया था उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है ये जान लीजिए, यानी सांस लेना, पाचन, दिल की धड़कन, आँखों की सजगता, ये सब अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएँ यहाँ एक बार फिर समझिए। देखिए, अनैच्छिक क्रियाएँ जो है हृदय की गति, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्तचाप, लार, उल्टी, ये सब क्या अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, देखिए अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो मेडुला ओब्लांगोसा जो है ये मस्तिष्क का ये भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, और मस्तिष्क पुच्छ नियंत्रण करते हैं। मेडुला ओब्लांगोसा मस्तिष्क का छड़ के आकार का हिस्सा होता है और यह मस्तिष्क के सेरिब्रम के नीचे और सेरिबेलम के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है, तो मेडुला ओब्लांगोसा करता है। अगर ऑप्शन में मेडुला ओब्लांगोसा नहीं रहे तो टिक करना क्या, मेरुदंड है ना। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मेरुदंड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण में ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है ना। हृदय की गति, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्तचाप, लार आना, उल्टी। यानी कि अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है, इंसान का वो अपना मतलब कि उस पर बस नहीं रहता है ना, यानी कि वो अपने आप होती है, अनैच्छिक होती है ना, इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। जैसे अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाओं को कहते हैं जिन पर प्राणी की इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्वथनांक बोला जाता है ना, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे वाष्पीकरण किसे बोलते हैं, वाष्पीकरण जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। संघनन किसे कहा जाता है, वाष्प का द्रव में रूपांतरण संघनन कहलाता है ना। वाष्प का द्रव में रूपांतरण संघनन कहलाता है। जब किसी गैसीय अवस्था को बिना द्रव अवस्था से गुजारे सीधे ठोस में बदल जाते हैं तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, क्या बोले जाते हैं, निक्षेपण। जैसे कि ऊर्ध्वपातन होता है ना, तो ऊर्ध्वपातन का ठीक उल्टा होता है निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपातन हो गया। और गैस सीधे ठोस में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अच्छा, द्रव का ठोस में बदलना ये हिमीकरण या तो ठोसीकरण कहलाता है ना। द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या तो ठोसीकरण कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ट्राइफेड क्या है, ये क्वेश्चन आया था कि ट्राइफेड क्या है। तो ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करना है। ट्राइफेड का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो बता देना। ट्राइफेड का क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म हुआ। गोल्जी बॉडी के कितने घटक होते हैं, ये प्रश्न आया था। तो गोल्जी बॉडी के 4 घटक होते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी के 4 घटक होते हैं। वो कौन कौन सा है, सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, गोल्जी बॉडी या तो गोल्जी उपकरण कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न आकार और रूपों की झिल्लीबद्ध रचनाएं होती है। और 4 कौन कौन सा है, तो वो ध्यान रखना आपको है ना, सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसे आलोक शुक्ला को दिया गया ना। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद है, ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। एक प्रश्न अभी पूछना बाकी है, उसको ध्यान रखिएगा, कतई जहर प्रश्न है। कौन सा वो, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो माधव गाडगिल को दिया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाली योजना का नाम कौन सा है, तो ये विज्ञान धारा योजना है ना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने वाली योजना का नाम क्या, विज्ञान धारा। विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी का विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कोशिका विभाजन में कौन सा एंजाइम शामिल होता है, तो कोशिका विभाजन में डी प्रकार साइक्लिन प्रोटीन और साइक्लिन निर्भर किनेसेस ये शामिल होता है ना, जिसे CD K4 या तो CD K6 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और
हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो मेथेनॉल बनता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, मेथेनॉल गैस बनता है। अब यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाप अंगार किसे कहा जाता है मालूम, भाप अंगार गैस किसे कहा जाता है, या तो वाटर गैस, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना, कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को बोला जाता है क्या, भाप अंगार गैस या तो वाटर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है। गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब पूछा गया तो कैसा होता है, आभासी या वास्तविक होता है। गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब आभासी या तो वास्तविक होता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार आपके शिफ्ट में, तो इसके बारे में जानना हर चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है या सीधा होता है या छोटा होता है। ठीक, गोलीय दर्पण से जुड़ी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान देना है। गोलीय दर्पण से जुड़ी बातें क्या, गोलीय दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह जो है भीतर की तरफ मुड़ी होती है। अवतल दर्पण में प्रकाश की परावर्तक सतह भीतर की ओर मुड़ी होती है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कारों में किया जाता है, यानी साइड मिरर में पूछते हैं ना, गाड़ी के वाहनों के साइड मिरर में जो पश्च दृश्य के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। प्रकाश किरणों में कम से कम 2 प्रकाश किरणें जिस स्थान पर मिलती है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मानव प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो मानव प्रजनन तंत्र में कौन सा होता है, तो ये मानव प्रजनन तंत्र में लिंग, वृषण कोश, वृषण यानी अंडकोश, और एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट और शुक्राशय ये सब शामिल है। महिला प्रजनन तंत्र में अगर पूछे डायरेक्ट तो महिला में योनि, गर्भाशय, अंडाशय ये सब शामिल है। ठीक है। पुरुष प्रजनन तंत्र में अंडकोश, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन ये सब पुरुष प्रजनन तंत्र है। यानी एपिडिडिमिस अंडकोश से जुड़ा अंग है जहाँ शुक्राणु इकट्ठा होकर परिपक्व होता है ना। तो यहाँ एपिडिडिमिस क्या है ऐसा पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है अंडकोश से जुड़ा अंग है जहाँ शुक्राणु इकट्ठा होकर परिपक्व होता है। वास डिफरेंस क्या है, एक ट्यूब है जो शुक्राणु को एपिडिडिमिस से लिंग तक ले जाती है। प्रोस्टेट्स और वीर्यपुटिका वीर्य के लिए तरल पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या एक क्वेश्चन आता है कि मादा हार्मोन कौन सा है। तो मादा हार्मोन ध्यान रखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। मादा हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और नर हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है, नर हार्मोन है। नेक्स्ट है किसी ठोस को बिना तरल में सीधे गैस में, ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना, सब्लिमेशन। ठोस से सीधे गैस में ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अगर बोलेगा गैस से सीधे ठोस में तो वो निक्षेपण। ठीक है। अब बाकी चीज़ें तो आसानी रहे, वाष्पीकरण यानी कि कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है वाष्पीकरण, और वाष्प द्रव में बदल जाता है तो संघनन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठोस का द्रव का ठोस में बदलना वो हिमीकरण कहलाता है या तो ठोसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, ये पूछा है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है तरबूज मॉडल होता है। ठीक है। इस मॉडल का नाम क्या है, तरबूज मॉडल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस मॉडल में परमाणु का धनावेश या तो तरबूज के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज के तरह उपस्थित होती है। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बंटा हुआ माना गया है। नेक्स्ट कोलाइड से क्वेश्चन आ रहा है ना, कोलाइड किस कण पर निर्भर करता है, तो विचाराधीन विशिष्ट कोलाइडल व्यवहार पर निर्भर करता है। कोलाइडल कणों का आकार नैनोमीटर से लेकर माइक्रोमीटर तक होता है। कोलाइडल कणों का आकार कोलाइडल व्यवहार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर कोलाइडल निलंबन की अस्थिरता पर ध्यान देना हो तो कणों का आकार लगभग 5 माइक्रोमीटर से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंतर्द्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है ना। अंतर्द्रवी जालिका किसको बोलते हैं, ER है ना, इंडो
प्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कि खुदरी और एक होता है चिकनी, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। यह कोशिका एक्स्ट्राफेक्स में ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि यह कोशिका के अंदर एक विशाल तंत्र होता है जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये अंतःद्रवी जालिका, ये कोशिका के अंदर एक विशाल तंत्र होता है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और सीट से बना होता है। इस नलिकाओं का आकार लंबा, गोलाकार या तो आयताकार होता है। इसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संवेग की दर किसके समानुपाती होता है। तो ये वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, जो कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम है ना। वहीं से ये प्रश्न पूछा गया, जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम के मुताबिक किसी वस्तु के संवेग में बदलाव की दर उस पर लगने वाले बल के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर जो बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, यदि दो क्लोरीन के दो समस्थानिक 35U और दूसरा 37U है और क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान 35.5U और 35U और 37U द्रव्यमान के दो समस्थानिक की बहुतायत का अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3/1, इसका करेक्ट आंसर है। इसका ये फॉर्मूला से बनता है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, m बराबर होता है m1x प्लस m2 1 - x। तो इस पर ये फॉर्मूला पर ये आप बैठाएंगे तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3:1, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो आपको 20 तारीख के एनालिसिस में आपको बताए थे, पहला क्वेश्चन था और आपको ये सब चीज़ें बताए थे। परमाणु द्रव्यमान क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या, है ना। तो इसमें क्या ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो इसमें अगर द्रव्यमान की संख्या दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन निकाल सकते हैं, या तो द्रव्यमान दिया प्रोटॉन दिया तो इसको न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, है ना। ये तो न्यूट्रॉन दिया प्रोटॉन निकाल सकते हैं, इधर घटा देंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको याद रखना है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के दोनों को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकलता है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में क्वेश्चन था, अलैंगिक प्रजनन के बारे में। तो अलैंगिक प्रजनन एक तरह का प्रजनन है जिसमें युग्मकों का संलयन या तो गुणसूत्रों में बदलाव नहीं होता है। इसमें एकल जनक से संतान पैदा होती है और संतान जनक के वंशाणुओं का पूरा समूह पाती है। अलैंगिक प्रजनन कई जीवों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, एक प्रतिबिंब की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, अब वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसको काटेंगे कितना आएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई वो आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया था प्रतिक्रियाशील और गैर प्रतिक्रियाशील धातु से क्वेश्चन आया था। तो प्रतिक्रियाशील इसके बारे में क्वेश्चन लगातार पूछा रहा है, कई बार आपको इसके लगा के 3 बार आपको बता चुके हैं। सबसे जो प्रतिक्रियाशील धातु है ना, वो कौन सा, पोटेशियम है। तो वहीं ये लिस्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन में क्या सोडियम था और सोना था, ठीक है। तो पोटेशियम नहीं था तो ऊपर में क्या प्रतिक्रियाशील सबसे क्या है, पोटेशियम के बाद है सोडियम, तो सोडियम हो गया। और सबसे नीचे है सबसे कम प्रतिक्रियाशील यहाँ पर कौन है, तो गोल्ड है। गोल्ड से नीचे भी प्लेटिनम है, अगर ऑप्शन में प्लेटिनम रहे तो प्लेटिनम आंसर होता है, ठीक है। तो इसको ये चार्ट याद रखना है, सबसे क्रियाशील धातु जो है ऊपर से नीचे तक याद रखना है। यानी सबसे क्रियाशील है पोटेशियम, फिर है उससे नीचे सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड और हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और सबसे कम नीचे भी है वो है प्लेटिनम, ठीक है। अगर प्लेटिनम ऑप्शन है तो आप क्या ये याद रखेंगे तो आप ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे कभी पूछा जाता है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है, तो सबसे जो कम क्रियाशील होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे गोल्ड, सोना क्या है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे क्रियाशील पूछे तत्व कौन सा है, धातु कौन सा है, तो वो है पोटेशियम है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिक्रियाशील धातु और गैर प्रतिक्रियाशील धातु के बारे में थोड़ा और भी चीज़ जानते हैं। जैसे प्रतिक्रियाशील धातु सोडियम, जैसे पानी से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम की बात करते हैं, पानी से तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है पोटेशियम। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को, ये दोनों को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और फास्फोरस को जल में रखा जाता है।
एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम अम्लों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हल्के एसिड और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। गैर प्रतिक्रियाशील धातु जो है, जो सबसे नीचे रहेगा, जैसे सोना, प्लेटिनम, ये सब, तो लगभग किसी भी सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। चांदी हल्के रसायनों से प्रतिक्रिया नहीं करता है, अत्यधिक अस्थिर और कठोर होता है ये प्लेटिनम। और तांबा जो है पानी और कमज़ोर एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये कल भी क्वेश्चन आया था, कल आया था कि दबाव कैसा है मात्रक, आज पूछ दिया दाब कैसा है मात्रक, दोनों सेम ही है ना, दोनों का ऐसा आंसर क्या है, पास्कल ही है, ठीक है। और कल भी बताए थे आपको दाब कैसा है मात्रक क्या है, सब डिटेल्स में, और यानी कि दाब की मापने की इकाई क्या पास्कल है, और दाब वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो बैरोमीटर है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरी सीले ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या था। लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर 1/f होता है, जिसमें P जो है लेंस की क्षमता को दर्शाता है और F क्या फोकस दूरी दर्शाता है ना। P डायोप्टर में शक्ति है और मीटर में फोकस दूरी F है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये मतलब क्या होता है, लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में होता है। लेंस की क्षमता को P द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति से भी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया, 3 नियम दिया, ठीक है। पहला नियम क्या है, कोई वस्तु अगर अस्थिर अवस्था में तो अस्थिर में रहेगा, और गति में तो गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या मालूम, वो है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। न्यूटन के तीसरा नियम क्या है कि कोई वस्तु पर जो क्रिया होता है उसका विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, 1 वाट का उपकरण 1 घंटे में कितनी बिजली का उपयोग करता है, तो 3600 जूल ऊर्जा करता है ना। 1 वाट बल्ब 1 घंटे में 3600 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बिजली के में यह 0.001 किलोवाट घंटा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है, तो जिंकगो बिलोवा जो है ये जीवित जीवाश्म है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस या तो नग्न या तो शुक्राणु या तो बीज है ना, तो नग्न बीजी जो होता है जिम्नोस्पर्म होता है, अतः जिम्नोस्पर्म हो गया ना। लगाए जाते हैं जिसमें डिंब किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन में पहले और बाद में दोनों के संपर्क में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म मध्यम आकार के पेड़ या तो ऊंचे पेड़ और झाड़ियाँ शामिल है। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण कौन सा है, साइकस, जिंकगो और पीनस, ये सब क्या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है ये सब पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर की T20 रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता, तो दीप्ति जीवन जी ने जीता है ना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर रेस में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता, दीप्ति जीवन जी है ना। ओलंपिक पैरा ओलंपिक से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अब जितना अधिक से अधिक ओलंपिक के बारे में जाने उतना अच्छी बात है। बात करते हैं जैसे पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाला कौन है खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला पदक कौन जीता, मनु भाकर ने। किस खेल से, शूटिंग से कांस्य पदक जीता था मनु भाकर ने। अब पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला पदक जीता था कौन, हरविंदर सिंह ने, हरविंदर जीता, तो वो भी कांस्य पदक, वो तीरंदाजी में, ठीक है। ध्यान रखना है, फिर समझिए। देखिए एक तो होता है पेरिस ओलंपिक सिंपल ओलंपिक, अब पेरिस में ही हुआ था एक पैरा ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक जो पहले हुआ था उसमें पहला पदक मनु भाकर जीता, और जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ उसमें पहला पदक हरविंदर सिंह ने जीता था। हरविंदर जो कि कांस्य पदक जीता था तीरंदाजी से संबंधित है। और पेरिस पैरा ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक भी है ना, हरविंदर ही जीता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है तीरंदाजी में, ठीक है। अच्छा, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो वो है अबनी लखेरा है ना। पेरिस ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है वो अबनी लखेरा है, जो कि राजस्थान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनधन योजना के कितना वर्ष हो गया? जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2014 में हुआ था। तो अभी चल रहा है क्या? 2024। तो कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। ठीक है, जनधन योजना का शुरुआत है ना, मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये स्वप्निल कुसाले ने जीता था। स्वप्निल कुसाले जो कि है ना शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में फाइनल में कांस्य पदक जीता था, है ना, स्वप्निल कुसाले ने। अब देखिए आपको बताए थे, है ना, ये चार्ट आपको बताए थे पदक विजेता, ये लिस्ट है। टोटल कितने ओलंपिक में टोटल 6 पदक जीता था इस बार। ठीक है, 5 है कांस्य पदक और 1 है स्वर्ण पदक। तो अगर सिंपल यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न अभी और बचा हुआ है, पूछना भी बाकी है। जैसे कि अगर पूछेगा ओलंपिक में एकमात्र, पेरिस ओलंपिक में एकमात्र रजत पदक विजेता कौन है? ये ओलंपिक की बात रही, नॉट पैरा ओलंपिक। ठीक है, तो ये ओलंपिक में एकमात्र रजत पदक विजेता है नीरज चोपड़ा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में। यानी सिल्वर मेडल सिर्फ नीरज चोपड़ा जीता, बाकी सब कांस्य पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा जो प्रतिस्पर्धा में जीता था वो कितना थ्रो किया था? तो 89.45। ये भी याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न पिछले गत वर्षों में एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। 89.45 मीटर थ्रो के साथ ये रजत पदक जीता था। अब मनु भाकर जो है पहला जो कि जीता था ओलंपिक में पहला पदक, ये मनु भाकर एक कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल में। सरबजोत सिंह ये भी कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ये कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ये भी कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम से याद रखना है क्या महत्वपूर्ण चीज़ें कि ये पदक कौन सा जीता? कांस्य। और किसे हराकर जीता था? तो स्पेन को हराकर जीता था। कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह, है ना। पुरुष हॉकी टीम का कप्तान जो है ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह था। ठीक, अमन सहरावत कांस्य पदक में इसने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में अमन सहरावत जो है ये क्या है? सबसे कम उम्र के पदक विजेता है अमन सहरावत। ठीक है, और ये पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा कौन? अमेरिका, और भारत का स्थान था 71वां स्थान था। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को क्या बोला जाता है? तो गैंग्स या तो मैट्रिक्स कहा जाता है ना। गैंग बोलिए या तो मैट्रिक्स कहा जाता है, अशुद्धियों को ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो वो हरविंदर सिंह है ना। पहला जो स्वर्ण पदक विजेता है वो हरविंदर सिंह है पैरा ओलंपिक में। या तो पैरा ओलंपिक में पहला पदक भी पूछ दे तो वो हरविंदर सिंह है, कांस्य पदक जीता था। और स्वर्ण पदक जीतने वाला भी तीरंदाजी में कौन है? तो तीरंदाजी में है ये हरविंदर सिंह है। ठीक है, पेरिस जो 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह, हरियाणा के कैथल, ये कहाँ से? हरियाणा से। ठीक, ये ध्यान रखना है। 1591 में जन्मे हरविंदर ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में फाइनल में पोलैंड के लुकास सिसजेक को 6-0 से हराकर ये इतिहास रचाता है ना। तो किसे? पोलैंड के लुकास को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता हरविंदर ने। हरविंदर पैरालंपिक और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय तीरंदाज है। हरविंदर लगातार 2 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले एकमात्र तीरंदाजी भी है। ठीक है, अच्छा, कायिक प्रवर्धन किस में नहीं होता है? ऑप्शन में दिया था आपको जड़, तना, पत्ती और फूल। तो कायिक प्रवर्धन किस में नहीं होता है? तो फूल में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन पौधों के जड़, तना, पत्ती और कली से नया पौधा बनाने की प्रक्रिया है। अलैंगिक प्रजनन का तरीका ये कायिक प्रवर्धन है ना, ये फूल में नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक जो कि आपराधिक कानून संशोधन है 2024 किस राज्य ने पारित किया है? तो ये अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक ये पश्चिम बंगाल ने पारित किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजदीप सरदेसाई है ना, राजदीप सरदेसाई, और ये 2014 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए ओलंपिक से कई क्वेश्चन पूछा गया। पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अवनी लेखरा से लगता है ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपका रेलवे टेक्नीशियन ये एग्जाम में। तो अवनी लेखरा एक बार पूछा था क्या?
2 पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन हो गया स्वर्ण पदक, तो ये अवनी लेखरा। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, यहाँ शूटिंग से। अवनी लेखरा कहाँ के हैं ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान के, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अवनी लेखरा शुक्रवार को पेरिस पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक में अपने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SHI खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था। नेक्स्ट है, ये भी पॉइंट्स याद रखना आपको कि इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय बन गई है अवनी लेखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, चूना पत्थर को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो तापीय अवघटन कहा जाता है ना। चूना पत्थर को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया तापीय अवघटन कहलाता है। चूना पत्थर को गर्म करने वाली अभिक्रिया को तापीय अवघटन कहते हैं। यह अवघटन प्रतिक्रिया है जिसमें तापमान शामिल होता है। चूना पत्थर को गर्म करने पर यह बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक रूप से इस तरह से दर्शाया जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। चूना पत्थर जिसको लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। चूना पत्थर सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका विभाजन के समय कौन छड़ाकर दिखाई देता है, छड़ाकार है ना, छड़ाकार दिखाई देता है कौन, तो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देता है कौन, क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम्स ये दिखाई देता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो 2 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में क्या होता है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहा जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। दूसरे चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान क्या देना है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है पहले चरण में और दूसरे चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट है, कोलाइड के बारे में आपको बताए थे। कोलाइड के क्या पूछा था, कोलाइड के कणों को अलग करने की किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कोलाइड के कणों को अलग करने के लिए किस विधि का, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। 4 कथन दे दिया गया था, उसमें एक कथन आपका दिया था कि फिल्म द्वारा जल और खनिज लवण पहुँचाते हैं, ये गलत था। ठीक है, बाकी इसका सही वाला कथन कौन सा है, पौधे अधिक मात्रा में जल सोख लेते हैं, ये सही है। ठीक है, और पौधे मिट्टी के पानी के माध्यम से खनिज लवण की छोटी मात्रा लेते हैं, ये सही है। जड़ जो है रोम द्वारा जल और अकार्बनिक लवण एक साथ ग्रहण किए जाते हैं, ये सही है। और पौधे एक समय में केवल एक ही चीज़ अवशोषित करते हैं, यानी कि पानी या तो अकार्बनिक लवण। ठीक है, तो ये सारा सही है, ये गलत था कि फिल्म द्वारा खनिज और लवण पहुंच जाते हैं, ये गलत था। पौधे अकार्बनिक लवण और जल को एक साथ ग्रहण नहीं करते हैं। पौधे में जल और खनिज लवणों का वहन जाइलम नामक उत्तक करता है और यह उत्तक जड़ से जल और खनिज लवणों को पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जल का वहन करता है जाइलम और भोजन का वहन करता है कौन, फ्लोएम करता है। और ये दोनों जटिल उत्तक हैं, जल और जाइलम और फ्लोएम ये जटिल उत्तक है। और उधर पादप कोशिका में वो जो था, पादप में होता है वो कौन सा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा, वो सब सरल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की स्थिति और वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से भी लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप एक बार डिटेल से आप देखिएगा, ध्यान से रखना है सब चीज़ें। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ था, तो ये अनंत पे बनेगा। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, इसका करेक्ट आंसर है। यह प्रतिबिंब उल्टा और अत्यधिक बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स में याद रखना है इस समय आपको कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है।
अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से या मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ठीक है, तो कोलाइड से क्वेश्चन आया था, तो कोलाइड से आपको बता दिए थे ना, कोलाइड विलयन के प्रक्षेपण, माध्यम और परिक्षिप्त अपरावस्था के आधार पर 3 रूपों में बांटा गया है। ये फोम, इमल्सन और सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपसे, अभाज्य संख्या पूछा था, तो अभाज्य संख्या 61 और 91 में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। अब यहाँ के 91 क्या 13 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन सा है? 61 अभाज्य है। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि x + 1/x बराबर 7 है, तो x² + 1/x² क्या होगा? यानी कि ऐसे ये फॉर्मूला पर है, जैसे a + b बराबर दे दिया आपको x और पूछ दिया क्या a² + b²। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल लेते हैं? तो a² + b² निकलने के लिए क्या करते हैं? a + b का होल स्क्वायर करिए, है ना। a + b का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा? a² + b² + 2ab। ठीक है, और माइनस कर देंगे 2ab, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बच जाएगा ये, यानी कि a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ठीक है, -2ab करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर - 2ab। देखिए इसमें a b है ना, ए बी जब करेंगे तो इसमें कट जाता है, क्योंकि बटा वाला में ये रहेगा जैसे x है और 1/x है, तो इसको a गुना करेंगे a और इसको b माने 1/x, तो ये कट जाता है। तो a और b का मान क्या है? एक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। 2ab में क्या होता है? 2 बचेगा, सिर्फ a b का मान एक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैसे बना देते हैं? जब भी देखें कि x और बटा में है 1/x, तो इसको क्या करते हैं? इतना स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 × 49 और -2 करेंगे तो आंसर 47 हो जाएगा। ठीक, तो x + 1/x बराबर, देखिए ये पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह पूछेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x अगर दे देगा -1/x बराबर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, मान के चलिए 7 ही दे दिया, तो अगर माइनस में दिया रहेगा तो करना क्या है? जैसे यहाँ प्लस में दिया था तो इतना का स्क्वायर -2 कर दिए, लेकिन माइनस में दिया रहेगा तो इसका स्क्वायर +2 करना है। 7 × 49 और 2 51 हो जाएगा, +2 करना है। ठीक है, +2 करेंगे तभी तो 2ab, और यहाँ 2ab इसका जो है माइनस वाला ये कटेगा। ठीक है ना, तो a² + b² बचेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस में दे तो प्लस कर देना, अगर यहाँ प्लस में दिया तो -2 कर देना। ठीक, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको चतुर्थानुपात मध्यानुपात से आया था, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट वाले में ही आपको बता दिए थे अच्छे से कि 3 टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है और तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए मध्य अनुपात पूछेगा तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिए, काम आएगा, है ना। मध्य अनुपात पूछेगा तो रूट अंडर ए बी। ठीक है, मध्य अनुपात में 2 ही चीज़ देगा, है ना, तो ए बी हो जाएगा। ए और बी का मान देगा, मान के चलिए 36 दिया 25 दिया। ठीक है, तो 36 गुना रूट अंडर 36 गुना 25 कर देंगे तो उसका मान निकाल दीजिए। तो मध्य अनुपात होता है रूट अंडर ए बी। ठीक है, तृतीय अनुपात पूछेगा, जैसे ए और बी 2 मान दे दिया और x दे दिया, ये तीसरा अनुपात क्या होगा निकालिए। तृतीय अनुपात क्या करेंगे? बिचला का स्क्वायर बटा पहलुक का, है ना, तो बिचला का स्क्वायर b² बटा a पीछे वाला। ठीक है, तो ये होता है तृतीय अनुपात। चतुर्थ अनुपात पूछेगा, यानी कि a अनुपात b दे देता है और c अनुपात यहाँ d दे दिया, मान के पूछे सब का मान दे दिया, d का मान निकालना है। तो इसको क्या होता है? चतुर्थ अनुपात में a/b बराबर c/d होता है ना, a/b बराबर c/d। तो यहाँ से मान जिसका भी पूछेगा निकाल लेंगे। तो चतुर्थ अनुपात में ये होता है। ठीक, तीनों ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में क्वेश्चन अभी पूरा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी इसमें सिर्फ संबंध पूछा है कि कौन सा है इसका सूत्र, तो इसको सूत्र याद रखना है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा आपके मेरिट लिस्ट तक, है ना, कोई भी एग्जाम दे आपको काम आएगा। इसको कैसे याद रखना है? देखिए याद रखना है, देखिए इसको इससे भी सूत्र निकाल सकते हैं, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्यिका बराबर, लेकिन आपको याद रखना है बहुलक से, काफ़ी आसान होगा और इससे आप सब निकाल लीजिएगा, याद रहेगा। तो याद कैसे रखना है? देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। ठीक है, तो आपको कभी कन्फ्यूजन न मान के चलिए पढ़ें, फिर अगर थोड़ा सा डाउट हो गया, भूल गए, तो आपको दिमाग में भूलते तो क्या भूलते हैं, दिमाग में क्या आता मालूम कि बहुलक बराबर 2 माध्य पहले था कि 3 माध्यिका पहले था, 2 माध्य - 3 माध्य था, ये तो क्या था। ठीक है, तो ये भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है उल्टा पुल्टा। तो इसको याद ऐसे रखना है। बहुलक बराबर, देखिए पहले बड़ा है 3 है ना, अंक में बड़ा है 2 से, यहाँ 2 है,
तो 2 से बड़ा है ना ये। और माध्यिका भी देखिए शब्द में ये बड़ा है माध्यिका, और ये छोटा है माध्य, ठीक है। तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, यानी कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य है ना, तो बड़का में से छोटका घटा देंगे, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब ये आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ऑल शिफ्ट के साथ मिलेंगे आप, है ना। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।